नमस्कार साथियों, आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं पीके निराला, आज हम लोग एक नए विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है NTA UGC नेट JRF। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे सीटेट होता है, जैसे बीएड और डाइट करने के बाद एक पात्रता परीक्षा होती है, उसी प्रकार से मास्टर डिग्री करने के बाद शिक्षकों में कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कौशल का जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पात्रता परीक्षा होती है, जिसे हम नेट JRF कहते हैं। यूजीसी के तत्वाधान में होता है और ये जो परीक्षा लेने का जो काम करता है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पहले ये CBSE परीक्षा लेती थी, अब CBSE से शिफ्ट होकर अब NTA लेती है। NTA एक नया अलग से परीक्षा विभाग बना है जो परीक्षा लेने का काम करती है। तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तैयार करती है कि नेट में क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, और ये सब नेट JRF जो होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत ये किया जाता है, ठीक है। तो पहले आपको ये जानना है इस चीज को। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये जो परीक्षा होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम इसका लिया जाता है। इस चीज का पहले ऑफलाइन होता था, मतलब अब ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी आपको जाना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो पहली बात तो आपको समझना है इस चीज को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्योंकि हम लोग नेट JRF के बारे में एक रणनीति की चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरत होती है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, कौन मतलब कैसे उसका रणनीति बनाया जाए, तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक प्रारंभिक क्लास आपकी शुरुआत हो रही है आज से। तो पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये है। दूसरा जो चीज हमें समझने की जरूरत है ये, ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या है, मतलब कौन कौन लोग भर सकते हैं, पहली बात चीज का है। तो जो भी मास्टर डिग्री करते हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, चाहे MCOM किया हो चाहे MSc किया हो, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आपको MA MCOM या MSc यानी आपका मास्टर डिग्री किसी न किसी सब्जेक्ट से होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, एपियरिंग वाले भी भर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा जो है MA का डिग्री मिलेगा तभी आप चाहे कर सकते हैं, मास्टर का पूरा डिग्री मिलेगा तभी आप कर सकते हैं। ये एपियरिंग में भी आप कर सकते हैं। आप एपियरिंग है, फर्स्ट ईयर आपका खत्म है और फर्स्ट ईयर आपका परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया, तो आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो आप आराम से एपियरिंग के तहत फॉर्म भर सकते हैं। और रिजल्ट आने से पहले आपका वो 2 साल के अंदर वो आपका मतलब रिजल्ट आ जाए, 2 साल के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा लगेगा तो फिर इनवैलिड हो जाएगा ये, ठीक है। एपियरिंग में भर सकते हैं, फर्स्ट ईयर जैसे समाप्त होगा आपका, सेकेंड ईयर में आए, ठीक है, 2 साल के अंदर आपका रिजल्ट आना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ और क्राइटेरिया है। अब देखिए MA या MCOM MSc जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका फॉर्म तभी भरेंगे जब उन्हें जनरल के लिए 55% मार्क्स आने चाहिए। यानी जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो या MA हो, MCOM हो या MSc हो, उनका 55% मार्क्स आने चाहिए इस मास्टर डिग्री में। OBC है, SC है, ST है, उनको 50% है। तो पहले ध्यान रखना है, जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 55% लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं, MA पास है, फिर भी आप नेट JRF का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो क्लियर कट बात है आपके लिए। और जो SC ST और OBC है वो 50% उनका अगर नंबर है तो आसानी से वो फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप इतना क्वालिफिकेशन के स्तर पूरा करते हैं तो आप आसानी से फॉर्म इसके लिए भर सकते हैं।
तीसरी जो चीज है वो समझना है हमें, आप लिखते भी रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तीसरी जो चीज है इसमें वो हमें ये जानना है, ये साल में 2 बार होता है, प्रत्येक 6 महीना पर होता है, साल में 2 बार होता है एग्जाम। ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है। प्रत्येक 6 महीना पर 6 मंथ पर होता है। एक का महीना है जून जुलाई का, दूसरा होता है दिसंबर में। एक जून जुलाई में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक 6 महीना पर यह परीक्षा होती है, ठीक है। तो आप मतलब आपको पूरा अवसर मिल रहा है, ऐसे नहीं कि 1 साल के बाद अवसर मिल रहा है, पूरा अवसर मिल रहा है। बस आप तैयारी अच्छे से करके रखिए इसको अच्छे से। आप प्रत्येक 6 महीना पर आपको अवसर मिलते जाएगा, तैयारी अच्छी रहेगी, एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चौथा जो चीज है वो समझने लायक इसमें है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, निगेटिव मार्क्स नहीं है आपके लिए, प्लस पॉइंट ये है। अब आज क्या निगेटिव मार्क्स आता है तो बहुत बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, भय में आ जाते हैं कि निगेटिव मार्क्स है, कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब गलत हो गया तो फिर मार्क्स भी घट जाते हैं, तो यहाँ कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। मतलब आप देख लीजिए सीटेट और नेट 11 दो ही ऐसा एग्जाम है और एक KBS है जहाँ निगेटिव मार्क्स नहीं है, लेकिन 90% 99% एग्जामों में आजकल क्या है, निगेटिव मार्क्स का प्रचलन है, सब जगह निगेटिव मार्क्स है, ठीक है। तो आपका यहाँ निगेटिव मार्क्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। चौथी चीज आपको मैंने बता दिया निगेटिव मार्क्स का मतलब। पांचवी ये समझना है कि नेट और JRF क्या होता है, क्या होता है दोनों में अंतर। दोनों ही पात्रता परीक्षा है, दोनों का परीक्षा एक वही पेपर होते हैं और सिर्फ थोड़ा मार्क्स में अंतर होता है, ठीक है। आपको जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, दोनों ही पात्रता परीक्षा है। अब जूनियर रिसर्च फेलोशिप में क्या होता है, इसमें आपको छात्रवृत्ति मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, इसमें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा आपको, इसमें छात्रवृत्ति मिलेगा आपको। आप नेट JRF पास कर जाते हैं, आप नेट करिए या JRF करिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चर के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए नेट मतलब हम नेट JRF क्यों करते हैं बात है, तो आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप जो लेक्चरार बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, MA पास होना चाहिए, नेट या JRF होना चाहिए आपके लिए, नेट या JRF होना चाहिए। जरूरी नहीं कि JRF ही होगा, नेट या JRF होना चाहिए आपके, ठीक है। क्लियर होगा चीजें। और भी अर्हताएं हैं, PhD भी होना चाहिए, बहुत सारा चीज है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होता है। इसीलिए आपको अगर हायर एजुकेशन में जाना है, वहाँ आपको लेक्चरार बनना है, तो आपको नेट JRF पास करना बहुत जरूरी है। तो नेट JRF पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म भर सकते हैं या कॉलेज लेक्चरार का फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे UGC के तहत JRF प्राप्त कर लेते हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, महीने में आपको 25 से 30 हजार के करीब में मिलता है, और ये 5 साल तक आपको मिलेगा। 2 साल तक आपको JRF मिलेगा और 2 साल के बाद आपको SRF मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। तो ये आपको छात्रवृत्ति मिलती है। पैसा बहुत है तो आप जान जाइएगा जब पास करेंगे, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप किसी कॉलेज में PhD के लिए चाहे MPhil के लिए इनरोलमेंट होगा, तभी आपको ये छात्रवृत्ति दिया जाएगा। आपको ऐसे छात्रवृत्ति नहीं मिल जाएगा कि JRF पास कर लिए। JRF पास करने के बाद आपको PhD के लिए या MPhil के लिए आपको कहीं ना कहीं इनरोलमेंट कराना पड़ेगा कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। अब है कि JRF में किसे मिलता है ये भी देखना है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं हर कैटेगरी में, जो हाईएस्ट मार्क्स होता है उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। मतलब 1% बच्चे या 2% होते हो, जैसे जनरल में हाईएस्ट 1 या 2% ऊपर से जो हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे उन्हीं को दिया जाता है, सीट के अकॉर्डिंग लेते हैं, सबको नहीं देते JRF।
मतलब मानते 100% है तो 100% में 100 बच्चे मान लीजिए कि हिस्ट्री में भरे, तो 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 10% या 5% सीट के अनुसार मिल जाता है। तो यानी कि आपको हाईएस्ट मार्क्स के प्रत्येक कैटेगरी में, एससी में भी, एसटी में भी, ओबीसी में भी, और सबका अलग अलग कट ऑफ जाता है। कट ऑफ के बारे में बताएंगे कैसे जाता है, अलग का सबका अलग अलग कट ऑफ है। जैसे आप जनरल का है 70% चला गया, तो ओबीसी का 65% चला गया, एससी एसटी का है तो 62%, 60%, ऐसे हर साल वेरी करता है इसका मार्क्स। लेकिन मतलब मैक्सिमम जो देखा गया वो 70% है और आपको 60 से 62% तक हो जाता है। और देखिए जो जेआरएफ होता है उसका भी उम्र होता है। जैसे जनरल में 30 वर्ष है और एससी एसटी और ओबीसी उनको छूट मिला हुआ है। मतलब ओबीसी को 2 साल है, 32 वर्ष, एससी एसटी को 2 वर्ष छूट मिल जाता है। यानी कि अब आपको अगर आपने नंबर ज़्यादा ला दिया लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा निकल गई 31-32 वर्ष, तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। ये भी कंडीशन है। तो इसके लिए 2 कंडीशन है, आपको हाईएस्ट मार्क्स आना चाहिए और जनरल में है तो मिनिमम 30 वर्ष, मतलब मैक्सिमम 30 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर अगर एससी एसटी ओबीसी में आते हैं तो आपको छूट मिलेगा 2-2 साल का, ऐसे उसके साथ मिल जाएगा। नेट में है कोई छात्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, और नेट जो है 50 से 65% के बीच में हो जाता है। यानी जेआरएफ कुछ ही बच्चों को मिलता है 10%, बाकी बच्चों को नेट मिलता है, ठीक है। इसमें छात्रवृत्ति मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। बस दोनों में ये अंतर है, लेकिन दोनों ही है पात्रता परीक्षा। यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या लेक्चरर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। ये नहीं है कि आप जेआरएफ कर लिए तो आपको ज़्यादा तवज्जो मिल गया, नेट वालों को कम मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही पात्रता परीक्षा है, ठीक है। बस इसमें आपको स्कॉलर मिलेगा, इसमें स्कॉलर नहीं मिलेगा। और 50 से 65% के करीब में नेट हो जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार वैरी करता है, क्वेश्चन कैसा आता है, सब्जेक्ट के कैसा है, इस सब चीज़ों पर ध्यान होता है, ठीक है। तो आप समझिए चीज़ को, नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। ये कि थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। पैटर्न क्या है इसका, पैटर्न क्या है वो देखते हैं। इसका पैटर्न क्या है, पेपर होते हैं एक ही का जो पेपर होता है वो 2 भागों में बटे होते हैं, पेपर फर्स्ट सेकंड। समय जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का होगा, कुल मार्क्स होगा 300 मार्क्स का होगा। अब कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है आपका। 3 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स के होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 100 नंबर का पेपर हुआ। पेपर सेकेंड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है आपका। पेपर फर्स्ट जो है वो कॉमन टेस्ट है, इसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। आपका सिलेबस बताएंगे तो क्या क्या सिलेबस है। पेपर फर्स्ट में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है। और पेपर सेकंड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया होगा, एमएससी किया होगा, एमकॉम किया होगा, उस सब्जेक्ट से आपको परीक्षा फॉर्म भरेंगे आप, उसी के अनुसार आपको पेपर देना पड़ेगा। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200 नंबर और 100 नंबर, कितना हो गया 300 नंबर। मार्क्स कितने हो गए, 300 नंबर के हो गए। और जो है पेपर हो गया 3 घंटे का पेपर हो गया आपका, ठीक है। और क्वेश्चन जो हो गया वो 150 क्वेश्चन हो गए आपके। तो यानी कि जो पैटर्न है 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे इसमें। पेपर इसको 2 भागों में बांटा गया, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 नंबर का, 50 गुना 100। पेपर सेकेंड में सब्जेक्ट आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 गुने 2 यानी 200 नंबर का पेपर होगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो होगा वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, अवेयरनेस का पेपर होगा आपका, ठीक है।
और पेपर सेकंड जो होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, उसके अनुसार आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर होगा चीजें, पैटर्न आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे होता है इसमें। अब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल बात कर लेते हैं। रिसर्च पेपर फर्स्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, फिर हम कट ऑफ की बात कर लेंगे। क्योंकि हम आज जो बताना जा रहे हैं कि नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, उसका पैटर्न कैसे हो, ये सब चीजें हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि भाई क्या है। इसमें 10 यूनिट है आपका, एक यूनिट में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन। पहले 60 क्वेश्चन आते थे, अब 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, ठीक है, तो आपके 100। अब क्या क्या है और देख लीजिए। ये पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी शिक्षण अभिक्षमता। अब ये क्या है नहीं है, इस पर डिस्कशन करेंगे, आपको बाद में अलग से क्लास देंगे आपको। दूसरा है रिसर्च, मतलब शोध क्या है, शोध क्या है, शोध के प्रकार क्या है, शोध का शिक्षण में कैसे उपयोगिता है, ये सब तीसरा है। तीसरा है पैसेज आता है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन आता है। सब में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक यूनिट में 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले बार चीज को समझ लीजिए। चौथा जो चीज है वो कम्युनिकेशन है आपका, मतलब संचार, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में क्या क्या समस्याएं आती है, कम्युनिकेशन का संचार कैसे होता है, हम कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावित करते हैं। पांचवा है आपका मैथ और रीजनिंग आता है। ये छठा जो चीज आता है ये आपका लॉजिकल होता है, इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक, भारतीय दर्शन के अनुसार लॉजिक क्या होता है, ये सब चीज नया टॉपिक जोड़ा है इसमें। ठीक है, सातवां जो पॉइंट है वो डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हमेशा आते रहा है, अभी भी यही आ रहा है। ये आठवां जो है पर्यावरण, इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण पर एक सवाल आता है, बहुत बेसिक सवाल होते हैं। और जो 9 जो टॉपिक है हमारा ये वो है उच्च शिक्षा में विकास कैसे हो रहा है, मतलब उच्च शिक्षा में विकास किस तरह का हो रहा है वो देखना है। और 10वां जो यूनिट है वो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेस्ट। आईसीटी माने कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट बांट दिया आपको। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च, तीसरा है पैसेज कम्युनिकेशन, मैथ और रीजनिंग, लॉजिकल, 7वां है डीआई, पर्यावरण संस्थान में शिक्षा। आपको मतलब बगल में आपको दिख रहा होगा, ये आपको सिलेबस भी दिख जाएगा, ये आप देखिए उसमें सिलेबस में सारा सब दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। अब सबके बारे में अलग से क्लास दिया जाएगा, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। अपने बारे में बता देता हूँ, मैं 2012 में जेआरएफ क्वालिफाइड किया, 72% मार्क्स आए। पहले चांस में मैंने इसको निकाल लिया था। तो किस तरह निकाला, कैसे निकाला, वो देखिए मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी का था, मैंने काफ़ी गहराई से पढ़ा था और मैंने इसको कोई तैयारी कभी भी नहीं किया, बिना तैयारी के ही मैंने निकाल दिया था पहले चांस में। ठीक है, तो अपना जो अनुभव है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और एक एक टॉपिक पर अलग से बताऊंगा और क्वेश्चन भी दूंगा आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, अब है कि अगला जो पॉइंट डिस्कस करना है कि कट ऑफ क्या जाता है। अगला जो है कट ऑफ क्या है इसका। अब देखिए ये है ना, हर साल वैरी करता है और सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, मैंने प्रत्येक साल वैरी करता है और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उस पर डिपेंड करता है और सब्जेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आप जैसे नेट के लिए है और जेआरएफ के लिए है। जेआरएफ का मैंने बताया मैक्सिमम 70 से 70% जाता है मैक्सिमम, किसी भी सब्जेक्ट में देखा जाए, लेकिन इसमें भी वैरी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 99% चांस है 70% के करीब में सब हो जाता है, 65 से 70 के बीच में हो जाता है। और नेट का है वही है 50 से लेकर 65 के बीच में आपका हो जाएगा, कैटेगरी में भी कोई भी हो।
जनरल में है तो 65 करीब में हो जाएगा, और ओबीसी SC ST में तो 50 और 60 के बीच में आपका हो जाएगा। इसमें कट ऑफ ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नेट JRF का हो गया आपको तैयारी। मतलब क्या सीध हो रहा है इससे कि आपको JRF निकालना होगा, 70% क्वेश्चन सही होने पड़ेंगे आपके। तो यानी कि आपका मतलब रणनीति बनाए हम लोग पेपर फर्स्ट का 50 क्वेश्चन आते हैं और 70% निकाल दें, इसका हो गया 35 क्वेश्चन, यानी कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए पेपर फर्स्ट की, ठीक है। और सेकेंड में भी आपके 100 क्वेश्चन है तो वहां से 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप 30 से 35 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे आपको। अब कैसे आएंगे इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि मैंने आपको जो है बेसिक चीज समझाया कि तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है। और बच्चे जो है पेपर फर्स्ट में ही बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनका नंबर बहुत कम आता है, 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ऐसे आते हैं। अगर आपको JRF निकालना है तो आपको पेपर फर्स्ट को मजबूत करना है, नेट भी निकालना है तो पेपर फर्स्ट को मजबूत कर, पेपर फर्स्ट को थोड़ा सा भी अच्छा ध्यान देंगे तो नंबर आपका बहुत हाई चलेगा। और बाकी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो आप पढ़ते ही हैं, BA लेवल पर पढ़ा होगा आपने, ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होगा, MA लेवल पर पढ़ा होगा आपने, उसी किताब को अच्छे से पढ़िए, वहीं से सवाल आता है। लेकिन ऑथेंटिक किताब पढ़िए, ये नहीं कोई भी चीज उठा के पढ़ लिया, ऑथेंटिक किताब। और पिछले साल का जो पेपर है उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। और पेपर फर्स्ट के लिए जल्दी हमारी बुक आने वाली है, ठीक है। आपको बहुत ही जितने भी मार्केट में बुक है सबसे अच्छा बुक आपको निकालेंगे, और बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषणात्मक ढंग से क्वेश्चन को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, ठीक है। थैंक यू।